गुड मॉर्निंग। तो आज की मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ भी चुके हैं भाई। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, इतने फटाफट सभी विद्यार्थी लाइक और शेयर कर दें भाई इसको, बाकी जो आपके दोस्त हैं वो भी जुड़ जाएं, है ना। मनीषा यादव, दीपक, बनीता, अमन, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ गए भाई। देखो, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध कीजिए भाई, यानी हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। उसके बाद है ए बी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, और उसके बाद है सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। हमें कहा गया है कि इसके इक्वल में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आंसर हमें लेके आना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग साहब। देखो भाई, ये क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और हम इसके बराबर ये सिद्ध करके दिखाएंगे भाई। बाकी लगभग विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, कुछ 2-4 रह गए तो कोई बात नहीं, वो जुड़ जाएंगे भाई। देखो, क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन ये है कि यदि आपको एक सारणिक दी गई है, क्या दी गई है, आपको एक सारणिक दे रखी है, और ये कहा गया है कि जो ये सारणिक है ना भाई, इसकी वैल्यू आएगी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, आंसर कैसे निकालना है, हमें इसका डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है, हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है, यानी इसका प्रसार नहीं करना है भाई। हमें क्या यूज करनी है, प्रॉपर्टी यूज करनी है भाई। ठीक है, ठीक है सर सिंपी चौधरी। चलो, तो हम LHS लेके चलेंगे, RHS लेके आएंगे। हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। 2-3 प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं भाई। पहली प्रॉपर्टी कौन सी यूज करते हैं, पहली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि किसी भी सारणिक की 2 पंक्तियों को या 3 पंक्तियों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है, आपस में घटाया भी जा सकता है। एक ये था कि भाई अगर किसी पंक्ति के अंदर से कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन बाहर आ जाता है। ठीक है, चलो, तो LHS लेके चलेंगे भाई, हम LHS लेके चलेंगे, और LHS हमारे पास है ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर है बी स्क्वायर, फिर है ए सी, फिर हमारे पास है ए बी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, और फिर है सी स्क्वायर। अब देखो हमें आंसर क्या लेके आना है। मैंने कुछ हिंट दिया था कि क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं 0 आ जाए। ठीक है, फिर हम कोशिश ये भी कर सकते हैं कि इनके अंदर से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, और फिर लास्ट क्या है भाई कि हम कोशिश करेंगे कि आंसर हमारे पास आ जाए। चलो कोशिश करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें 0 की, तो 0 तो किसी भी पंक्ति को किसी भी पंक्ति में जोड़ दो या घटा दो, आपके पास 0 नहीं आने वाला है, फिलहाल नहीं आएगा। आप इनको आपस में जोड़ दो, चाहे इनको आपस में घटा दो, चाहे कॉलम को आपस में जोड़ दो या फिर घटा दो, सारणिक का मान 0 नहीं आएगा। तो सर क्या करें, अब 0 तो आ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आपको ये लेके आना है 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, मतलब आपके पास a कॉमन आ जाए, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट a स्क्वायर कॉमन आ जाए तो और भी अच्छी बात है भाई। आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से कुछ कॉमन आ जाए,
या फिर ए बी सी में से कुछ कॉमन आ जाए। यानी कोशिश करो इनको जोड़ के घटा के कि आपके पास कॉमन आ जाए भाई कुछ ना कुछ। तो देखते हैं भाई, अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखो, अगर मैं कॉलम फर्स्ट की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? कॉलम फर्स्ट की। सर इसके अंदर ए है, सर इसके अंदर भी ए है, और सर इसके अंदर भी ए है। तो मैं कह सकता हूं कि सर कॉलम फर्स्ट के अंदर से आप ए कॉमन ले सकते हो भाई। सर यहां से कैसे कॉमन लोगे? अरे जो आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी है, क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख दूं? भाई इसके अंदर से और इसके अंदर से ए कॉमन लोगे तो ए यहाँ से बच गया, और यहाँ से क्या बच गया? बी बच गया। यानी कह सकते हैं कि सर इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई। तो बताओ इसके अंदर ए है कि नहीं है भाई? कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि सर कॉलम फर्स्ट के अंदर से तो आप ए कॉमन ले लो। क्या कॉलम बी, जो कॉलम सेकंड है हमारा, क्या इसके अंदर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? सर इसमें भी बी है, सर इसमें भी बी है, सर इसमें भी बी है। यानी इसके अंदर से बी कॉमन आ जाएगा। सी इसके अंदर है, इसके अंदर भी सी है, इसके अंदर भी सी है। सर सी इसके अंदर से कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर कॉलम फर्स्ट में से ए कॉमन ले लो, कॉलम सेकंड में से बी कॉमन ले लो, कॉलम थर्ड के अंदर से सी कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड व कॉलम थर्ड में से, कॉलम थर्ड में से क्रमशः ए बी व सी उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है भाई, यही लिख देता हूँ फिर। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड में से क्रमशः ए बी व सी उभयनिष्ठ लेने पर, यानी कॉमन लेने पर। भाई जब कॉमन लोगे तो देखो क्या आएगा। इसके अंदर से ए कॉमन आ गया, लिख दिया भाई। इसके अंदर से बी कॉमन आ गया, सर ये भी लिख दिया। इसके अंदर से सी कॉमन आ गया, सर ये भी लिख दिया। तो अंदर भी देख लेते हैं क्या बचा। यहाँ से ए बाहर आया है तो यहाँ पे बच गया ए। यहाँ से ए बाहर आएगा, देखो इसके अंदर से और इसके अंदर से दोनों में से ए कॉमन लेके फिर बाहर लेके आओगे तो क्या बचेगा? ए प्लस बी। यहाँ पे क्या बच गया? सर यहाँ पे बच गया बी। चलो भाई इधर देख लेते हैं। इधर की बात करें तो बी, बी और बी, इसका मतलब यहाँ से सर सी बच गया, क्योंकि इसके अंदर से बी कॉमन ले रहे हो भाई। तो बी बाहर आ गया तो सी बच गया। यहाँ से बी स्क्वायर में से एक बी बाहर आ गया, इसका मतलब यहाँ सर बी बच गया। और यहाँ पे बी कॉमन लोगे तो बी और प्लस यहाँ से क्या बच गया? सी। सी कॉमन ले रहे हो तो क्या बचा? ए प्लस सी। यहाँ की बात करें तो सर ए, और यहाँ की बात करें तो सर सी आ गया। ठीक है भाई, भाई हमारे पास ये आ गया भाई। ठीक है, हमारे पास ए बी सी कॉमन आ गया। अब फिर से हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से ए बी और सी कॉमन आ गया, तो अब आपको ए बी सी और लेके आना भाई। मोहित कुमार कह रहा है कि सर नहीं दिख रहा, मतलब नीचे का नहीं दिखाई दे रहा। सही बात है भाई, कोई बात नहीं, मिटा देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? ले लो, इधर कर लेंगे। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड में से क्रमशः ए बी सी उभयनिष्ठ लेने पर, देखो ए आ गया कॉमन, बी कॉमन आ गया, सी कॉमन आ गया। अंदर देखते हैं क्या बचा। ए कॉमन लिया, इसमें से ए कॉमन लिया, इसके अंदर से ए कॉमन लिया। बनीता ठीक है बेटा, मैंने नीचे से मिटा दिया है ना, इधर कर रहा हूँ मैं। तो ए हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया ए, यहाँ से ए प्लस बी, और फिर यहाँ से क्या बच गया? यहाँ से बच गया बी। यहाँ से बी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? सी, फिर बी, और फिर बच गया बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से बात करें तो यहाँ से ए प्लस सी, फिर यहाँ से क्या बच गया? ए, और यहाँ से क्या बच गया? सी। ठीक है भाई, अब इधर तो दिखाई दे रहा है ना भाई? हाँ इधर तो दिखाई दे रहा है।
ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से ए बी सी, देखो जीरो नहीं बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है, इसके अंदर से कॉमन दिखाई दे रहा था, मैंने कॉमन ले लिया। अब फिर से कोशिश करो कि या तो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए और या फिर कहीं ना कहीं जीरो आ जाए। तो देखना भाई क्या करें भाई, क्या कुछ को घटाने से क्या कहीं पे जीरो वगैरह आ रहा है क्या, देखो। तो सर अगर मैं इनको जोड़ दूं, देखो 4 भी तो कॉमन लेके आना है, 4 भी तो कॉमन लेके आना है। तो देखते हैं, देखो सर ए और इस ए को जोड़ दें तो सर ये हो गया 2a, सर b और इस b को जोड़ दें तो सर ये 2b। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर इसको, इसको और इसको अगर इन तीनों को जोड़ें, मैं दो की बात नहीं कर रहा, तीनों की, अगर इन तीनों को जोड़ें तो क्या आने वाला है, देखना भाई। इसका मतलब मैं R1 को, R2 को और R3 को तीनों को जोड़ रहा हूँ भाई। किसको जोड़ रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ रहा हूँ। चेंज किसकी जगह भी लिख दो आप। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि सर अगर ये स्टेप मैं ना करूं तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा भाई। इसको इसमें से घटा लेना, ए से ए कट जाएगा, फिर माइनस बी आने वाला है, गलत नहीं होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी पंक्ति को आपस में जोड़ दो, घटा दो, क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। हो सकता है कि 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ने से क्या बेनिफिट हुआ, देखो यहाँ ए फिर बी और फिर सी, बेनिफिट समझना भाई। इन तीनों पंक्तियों को जोड़ना है, a प्लस बी प्लस बी, तो बताओ 2a प्लस 2b आएगा कि नहीं आएगा, यानी मेरे पास आएगा 2a प्लस 2b। क्यों ना मैं इसको, देखो यही तो आएगा 2a प्लस 2b, 2 कॉमन लेके a प्लस b ऐसे ही तो लिख दूं, बात तो एक ही है ना भाई। अरे इसका मतलब 2a और 2b तो है। चलो भाई इनको जोड़ना, एक सी ये एक सी ये, 2 सी हो गए, एक बी ये एक बी ये, 2 बी ये हो गए भाई। तो टोटल 2 सी 2 बी, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं 2b प्लस सी, और इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा 2a प्लस सी। बताओ आएगा कि नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा भाई। तो नीचे क्या आ गया, a प्लस बी, फिर आ जाएगा b, फिर आ जाएगा a, फिर आ जाएगा b, फिर आ जाएगा b प्लस सी, और फिर आ गया c। देखो ये स्टेप समझ में आ गई होगी भाई, मैंने तीनों को जोड़ दिया है। आप किसी को जोड़ो किसी को घटाओ, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो a b c ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। अब आगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, ये हमारा आंसर है, ये हमें आंसर लेके आने हैं भाई। तो देखते हैं भाई क्या आएगा। बताओ इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, तो मैं लिख सकता हूं कि सर R1 में से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ये उभयनिष्ठ है भाई, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन भाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो ए बी सी ये तो पहले से ही है, ए बी सी ये तो पहले से है, उसके अलावा 2 और कॉमन आ गया, तो ये लो भाई 2abc। अंदर देख लेते हैं क्या बचा, a प्लस बी, भाई यहाँ पे बचा a प्लस बी, सर यहाँ पे बच गया b प्लस सी, और यहाँ पे बच गया सर a प्लस सी, फिर a प्लस बी, फिर b और फिर है a, फिर आ जाएगा b प्लस सी, और फिर आ गया c। भाई R1 के अंदर से 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ से तो ये बचेगा, यहाँ से ये बचेगा, और यहाँ से ये रहेगा ही, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मेरे को एक बात बताओ, a प्लस बी में से अगर मैं a प्लस बी घटा दूंगा, भाई ये दोनों सेम है, और इनको बीच में मैं घटा दूं, तो बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे भाई आएगा कि नहीं आएगा। अगर a प्लस बी में से अगर a प्लस बी आप घटाओगे तो यहाँ 0 आने वाला है भाई, और हम भी तो कोशिश यही करते हैं
जितेश कुमार बहुत लेट चल रहा है भाई। ए प्लस बी में से ए प्लस बी अगर घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ कि सर R1 में से मेरे को R2 घटाना है। R1 में से क्या घटाना है? R2 घटाना है। तो आगे तीर का निशान लगाओगे, यहाँ R1 लिखा है तो यहाँ R1 लिख दो। इसका मतलब है कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं, R1 में से R2 को घटा रहे हैं भाई। तो देखते हैं भाई, 2ABC ये हो गया 2ABC। 2ABC मैंने लिख दिया। R1 को चेंज कर रहे हो, R1 को चेंज कर रहे हो तो R2 और R3 तो सेम रहेंगे भाई। R2 जैसा है वैसा रहेगा, A प्लस B फिर B फिर A। R3 क्या है? B, B प्लस C और फिर है C। सिर्फ चेंज किसको करना है? R1 को। R1 में से R2 घटाओ, A प्लस B में से A प्लस B घटाओगे तो बताओ क्या आएगा? 0। इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस का माइनस B प्लस B कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? सर C बच गया। इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस A हो जाएगा और ये माइनस से प्लस A कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया? C। अब एक बात और दिमाग में आ गई, अब फिर से देखो दिमाग में आई होगी। क्या दिमाग में आया कि सर यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, क्यों ना हम इस C में से इस C को घटा देंगे तो बताओ यहाँ 0 आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल 0 आएगा। तो 0 लेके आओ भाई। देखो C में से C को घटाओगे यहाँ 0 आएगा, इसका मतलब ये कॉलम सेकंड है और ये कॉलम कौन सा है? थर्ड है। देखो ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है भाई। कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को घटाएंगे तभी तो यहाँ 0 आएगा। तो लिखो सर कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को घटाना है, तो तीर निशान लगा के यहाँ कॉलम सेकंड। कॉलम सेकंड था, देखो इसको मैं मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट कर सकता था भाई। ठीक है, चलो 2ABC है तो ये हो गया 2ABC। अब देखते हैं भाई, कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड घटाओगे तो कॉलम सेकंड चेंज होगा, कॉलम फर्स्ट सेम रहेगा, कॉलम थर्ड सेम रहेगा भाई। यानी 0 A प्लस B फिर B, कॉलम थर्ड भी सेम रहेगा C A और फिर C। कौन सा चेंज होगा? कॉलम सेकंड चेंज होगा भाई। चेंज करते हैं, C में से C को घटाओगे तो 0, यानी यहाँ 0 आने वाला है भाई। इस B में से A को घटाओगे तो B माइनस A, ये लो भाई B माइनस A हो गया। इसमें से जब इसको घटाओगे तो माइनस C प्लस C कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? B आएगा। और भी 0 ला सकते हो भाई। सर कैसे? अरे इसमें से इसको घटाओगे तो बताओ यहाँ 0 आने वाला है कि नहीं आने वाला है? लेकिन हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है। आपके पास 2 0 आ गए तो आगे 0 लाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधा प्रसार करेंगे भाई। क्या लिखेंगे? R1 के अनुसार, जिसमें ज़्यादा 0 है उसी के अनुसार आप प्रसार करोगे। R1 के अनुसार प्रसार करने पर R1 के अनुसार प्रसार करने पर देखो 2ABC है, इसको तो रहने दो भाई 2ABC। अब यहाँ से करेंगे, इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है 0, फिर माइनस, इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये भी 0। इसके लिए करेंगे यानी प्लस C, एक सारणिक बनाओगे। जो अवयव आपने लिया है, जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो, उसकी रो को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो भाई। जब इन दोनों को हटा दोगे तो आपके पास यही तो बचेगा, ये बचेगा भाई आपके पास, तो ये बचेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर A प्लस B, B माइनस A, फिर B और फिर B।
ठीक है, अब एक स्टेप और आएगी, उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इधर ही कर देता हूँ भाई, फिर तुम्हें नीचे दिखाई नहीं देगा। देखते हैं भाई क्या आने वाला है। अब बाहर हमारे पास है 2ABC, अंदर देखते हैं क्या आएगा। 0 है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, यानी एक तो C है भाई, C के बाद फिर एक ब्रैकेट लगाना है हमें। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई। सारणी का मान कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई से। इसका मतलब है कि सर A प्लस B है, इसका मल्टीप्लाई B से होगा, तो मल्टीप्लाई करो भाई डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा? AB प्लस B स्क्वायर। बीच में माइनस आता है भाई, तो आगे जो भी लिखोगे उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इनसे करो, तो B स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ माइनस का B स्क्वायर, B का माइनस A से माइनस AB, लेकिन यहाँ क्या लिखोगे? प्लस AB भाई। ये लो भाई, प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कैंसिल हो गया, यही आपका आंसर लो भाई। ABC, AB प्लस AB, 2AB का मल्टीप्लाई C से करोगे तो 2ABC, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 4 हो गया, A इंटू A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। यानी ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोशिश करनी है कि आपस में पंक्ति को जोड़ने पर कॉमन आ जाए और उसके अलावा 0 आ जाए, उसके बाद प्रसार कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार फटाफट बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया। भाई ये पहला ही क्वेश्चन है जितेश। देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद, तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई। मैं इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैं इतना बढ़ा के क्यों लिखता हूँ? ताकि आपको ये एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ना और घटाना आ जाए। अगर ये सीख गए तो आपके पास कैसा भी क्वेश्चन हो भाई, आप आसानी से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। यदि सारणिक, कुछ अलग से सवाल है ये कुछ अलग ही क्वेश्चन है भाई। सबके पास बुक होनी चाहिए, एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि सारणिक डेल्टा एक सारणिक है भाई, एक डिटरमाइनेंट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे गए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 भाई। ये आपके पास एक डिटरमाइनेंट यानी एक सारणिक दी गई है भाई। उसके बाद क्या है? A1 B1 C1 यदि क्रम से A1 B1 C1 आदि के सेकंड हों। समझना मेरी बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो ये A1 है ना भाई, A1 है, इसका सेकंड तो है कैपिटल A1, और जो ये B1 है इसका सेकंड है कैपिटल B1, और जो C1 है इसका सेकंड है कैपिटल C1। समझना, मैं समझाऊंगा क्या है ये। तब सिद्ध कीजिए, तब हमें सिद्ध करके दिखाना है भाई। क्या सिद्ध करके दिखाना है? कि सर जो डेल्टा स्क्वायर है ना, डेल्टा स्क्वायर है, ये हमारे पास आने वाला है A1 B1 C1। क्या आने वाला है? A1 B1 C1, A1 B1 C1, उसके बाद A2 B2 C2, A3 B3 और C3, ये आने वाला है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है भाई कि डेल्टा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो A1 B1 C1 A2 B2 C2। थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा क्या दे रखा है? देखो, इसके अलावा यही दे रखा है भाई कि ये एलिमेंट है। इस बात को समझना
कि जो ये कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1 है, ये आपको सेकंड दिए गए हैं भाई। क्या दे रखे हैं ये आपको सेकंड दिए गए हैं भाई। क्या दिया गया है? सेकंड। और यदि इंग्लिश में सेकंड को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। तो हम सेकंड को तो ऐसे लिखते हैं ना सर, F11, F12, F13, लेकिन इसने F11, F12, F13 ना देकर A1, B1, C1 दिया गया है। तो क्या दिया गया है? A1, B1, C1। अब समझना मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसके अलावा क्वेश्चन देखना भाई, देखो ये हमें लेके आना है ना भाई। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि मैं मान लेता हूं, मैंने अपनी तरफ से एक अवयव मानना है। क्या मानना है सर? क्या है ये मानना? क्यों मान रहे हो? कारण क्या है? तो मैं अभी बताने वाला हूं। देखो, डेल्टा A1, B1, C1, A2, B2, C2 हमें एक सारणिक लेके आनी है, और इस सारणिक के अंदर कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1, कैपिटल A2, कैपिटल B2 ऐसा दिया गया है। और ये कैपिटल, ये इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो सहखंड है उसकी सारणिक है भाई। ये सहखंड की क्या है? सारणिक है। तो मैं अपनी तरफ से एक डेल्टा मान रहा हूं। ये डेल्टा थी, डेल्टा का मतलब है सारणिक का मान। एक डेल्टा डैश मान लिया, या डेल्टा 1 भी लिख सकते हो भाई इसको। मैंने क्या लिख दिया? डेल्टा डैश कर दिया। डेल्टा डैश एक सारणिक अपनी तरफ से मान रहा हूं मैं, और वो सारणिक किसकी मान रहा हूं? सहखंडों की सारणिक मान रहा हूं। और सहखंड यानी कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1, A2, फिर B2, फिर C2, फिर A3, फिर B3 और फिर है C3। ठीक है, ये डेल्टा आपको दिया गया है। आपको ये दे रखा है कि जो ये अवयव है ना, जो पहला अवयव है इसका सेकंड कैपिटल A1 है, जो दूसरा अवयव है उसका सेकंड है B1, तीसरा अवयव है उसका सेकंड क्या है? C1 है। और हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। अब हमें सिद्ध करना है तो मैंने मानना एक नई सारणिक मान ली, अपनी तरफ से मान ली। और आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज़ मानते हैं तो उसकी वैल्यू वापस रखनी पड़ती है भाई। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू A1, B1, C1, A2, B2, C2, ये आपको एक सारणिक माननी है। और ये सारणिक किसकी है? ये सेकंड की सारणिक है भाई। ठीक है, अब समझना भाई, हमें डेल्टा स्क्वायर चाहिए भाई। स्क्वायर कब आ सकता है? स्क्वायर तो तब आएगा कि सब तब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी डेल्टा आ सकता है, वरना तो आएगा ही नहीं स्क्वायर। तो भाई एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर। यानी एक बात तो फिक्स हो गई कि सर मल्टीप्लाई करने पर ही पावर बढ़ेगी, अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो पावर कैसे बढ़ाओगे भाई? तो देखो मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किसका करूं? तो ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन है। तो मैं इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने क्या कर दिया कि मल्टीप्लाई कर रहा हूं। समीकरण 1 इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। किससे कर रहा हूं? समीकरण 2 से कर रहा हूं। समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 से करने पर भाई, तो देखते हैं सर क्या आएगा इससे। यहां पे तो है डेल्टा, और यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा डेल्टा डैश। यहां से तो है डेल्टा और यहां से है डेल्टा डैश। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो ये आने वाला है। इधर क्या आने वाला है? इधर आने वाला है कि सर A1, B1, C1, उसके बाद A2, B2, C2, फिर आएगा सर A3, B3 और C3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा भाई। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? डेल्टा डैश से। और डेल्टा डैश क्या है? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। ठीक है, चलो भाई ये मेरे पास आ गया। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है भाई। अब मल्टीप्लाई नहीं आता हमें, तो हमें क्या नहीं आता? मल्टीप्लाई नहीं आता।
मल्टीप्लाई सीख लो भाई, डेल्टा डेल्टा डैश। एक बात और बता देता हूं मैं, मैट्रिक्स में रो का मल्टीप्लाई यानी इसको ऐसे उठाते थे ऐसे रखते थे, मतलब पंक्ति का मल्टीप्लाई कॉलम से होता था, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से होता था। लेकिन सारणिक में मल्टीप्लाई कैसे होता है ये तो हमने सर पढ़ा ही नहीं, और ये एक ही क्वेश्चन है भाई मल्टीप्लाई का। तो अब सीख लो कि सारणिक का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो भाई कैसे करते हैं, इसमें या तो पंक्ति का मल्टीप्लाई पंक्ति से होगा, मतलब पंक्ति का मल्टीप्लाई पंक्ति से, या फिर कॉलम का मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉलम से होगा। इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं पंक्ति का गुणा पंक्ति से करने पर, पंक्ति से करने पर। अब यहां आप कंफ्यूज कहां होगे, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इसको ऐसे उठा के ऐसे रखते थे, तो ये तो हो गई थी पंक्ति, और इधर पहले कॉलम से गुणा, फिर दूसरे कॉलम से गुणा, फिर तीसरे कॉलम से। यहां हम इसके अंदर पंक्ति का गुणा पंक्ति से कर रहे हैं, मतलब पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से, फिर दूसरी पंक्ति से, फिर तीसरी पंक्ति से, फिर दूसरी पंक्ति का, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, यानी पंक्ति का गुणा पंक्ति से करना। तो पहली पंक्ति उठाओ, पहली पंक्ति उठाओ। जब हम कॉलम से गुणा करते हैं तो ऐसे लिखते हैं भाई, जब पंक्ति से करोगे तो इसको उठाओ और यहाँ लिख दो, तो क्या आ जाएगा A1 B1 फिर आ गया C1। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना भाई। इसका पहले पंक्ति से करोगे भाई, यहाँ इधर तो आने वाला नहीं है, ये बोर्ड छोटा रहेगा, बोर्ड छोटा रहेगा तो मैं इनको मिटा देता हूँ। ये डेल्टा डैश है भाई, समझ लेना। इसको भी मिटा देता हूँ मैं। इनका मल्टीप्लाई देखना भाई, डेल्टा डेल्टा डैश इज इक्वल टू, पंक्ति का गुणा पंक्ति से कर रहे हो तो इस पंक्ति का इस पंक्ति से करोगे तो A1 का A1 के साथ, तो ये हो गया A1 कैपिटल A1, B1 का B1 के साथ, तो सर B1 कैपिटल B1, C1 और ये हो गया C1। हो गया, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति के साथ हो गया, इसके साथ करो भाई। सर भाई कैमरा हिल रहा है, ये समस्या आ रही है। चलो चेक करता हूँ भाई एक बार मैं। ये बार बार क्यों हिल रहा है भाई? भाई जितेश कुमार, कैमरा तो नहीं हिल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बार बार कुछ इसके कैमरे की सेटिंग करनी पड़ेगी। कल देखता हूँ इसको, ठीक है, आज तो चला काम। पहली पंक्ति का पहली पंक्ति के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति के साथ मल्टीप्लाई करके लिखो तो ये आएगा A1 A2। भाई इसको भी मिटाना पड़ेगा मेरे को। A1 A2, B1 के साथ B2, B1 B2 और C1 के साथ क्या जाएगा C2। तीसरी पंक्ति के साथ करोगे तो A1 का A3 के साथ, तो A1 A3, B1 B3 और C1 C3 में। A1 का A3 के साथ, B1 का B3 के साथ, C1 का C3 के साथ, तो ये मैंने लिख दिया भाई। ठीक है, अब मिटाओ इसको, दूसरी पंक्ति उठाओ, इसको उठाओ यहाँ रखो, तो क्या आ जाएगा A2 B2 और C2। फिर से वही, पहली पंक्ति के साथ, फिर दूसरी पंक्ति के साथ, फिर तीसरी पंक्ति के साथ, तो क्या आएगा A2 A1 B2 B1 C2 C1। ठीक है, इसका करोगे तो A2 A2 B2 B2 C2 C2। फिर क्या आ जाएगा A2 A3
B2 B3 और C2 C3। इसका पहली पंक्ति के साथ करोगे ये आ गया, इसका दूसरी पंक्ति के साथ करोगे ये आ गया, इसका तीसरी पंक्ति के साथ करोगे तो ये आ गया भाई। ठीक है, उसके बाद फिर देखो भाई, इसको हटाओ, अब तीसरी पंक्ति उठाओ और यहाँ रख दो, तो तीसरी पंक्ति क्या आ जाएगी, A3 B3 C3। करो भाई मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, A3 A1 B3 B1 C3 C1। इसका सेकेंड के साथ करोगे A3 A2 B3 B2 C3 C2। थर्ड के साथ करोगे तो A3 A3 B3 B3 C3 C3। ये इनका मल्टीप्लाई कर दिया भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। पंक्ति का मल्टीप्लाई पंक्ति से करके लिखना है। पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से, फिर दूसरी पंक्ति से, फिर तीसरी पंक्ति से, फिर दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से, दूसरी पंक्ति से, फिर तीसरी पंक्ति से, फिर तीसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई इसकी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये आएगा। और अब मैं इनका मल्टीप्लाई करने पर, आप समझना भाई मेरी बात को, अगर आपको याद हो तो मैंने ये सिखाया था कि भाई डेल्टा यानी सारणिक का मान, अगर A11 है, A11 के साथ यदि सेकंड आ जाए F11, फिर प्लस A12 के साथ F12 आ जाए, A13 के साथ F13 आ जाए, तो इस प्रकार से भी हम सारणिक का मान निकाल सकते हैं भाई। एक बार ये बता दो पहले कि ये मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया भाई। एक दिन लास्ट में मैंने यही सिखाया था कि सारणिक का मान कैसे और निकाल सकते हैं भाई। A11 उसके साथ उसका सेकंड, दूसरा अवयव उसका सेकंड, तीसरा अवयव उसका सेकंड, यदि ऐसा आता है तो वो सारणिक का मान होता है भाई। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल ऐसा मैंने पढ़ाया था भाई। अगर कोई अवयव और उसका सेकंड साथ में हो, मल्टीप्लाई में हो, और यदि उनको जोड़ देंगे तो डेल्टा यानी सारणिक का मान आ जाता है। बस यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ये समझो कि आपका आंसर आने वाला है। A1 पर्सन के अनुसार पहला अवयव है, कैपिटल A1 पर्सन के अनुसार पहला सेकंड है, बताओ है कि नहीं है? तो ये अवयव इसका सेकंड, ये अवयव इसका सेकंड, ये अवयव इसका सेकंड, बताओ ऐसा है? तो मैं कह सकता हूं कि सर यहाँ डेल्टा लिख दो। डेल्टा का मतलब कि सर यहाँ सारणिक का मान आने वाला है। सही बात है। A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 का सेकंड तो A1 था, लेकिन यहाँ A2 लिख दिया, मतलब गलत आ गया। इसका मतलब सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। A1 पहला अवयव और इसका सेकंड तो A1 था, लेकिन यहाँ सेकंड A3 लिख दिया, मतलब ये भी सर गलत है। इसका मतलब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। A2 A1 मतलब दूसरे अवयव का सेकंड तो A2 होना चाहिए ना भाई पर्सन के अनुसार, लेकिन यहाँ A1 आ गया, मतलब ये भी गलत, सर 0। A2 उसका सेकंड A2, B2 अवयव उसका सेकंड B2, C2 अवयव उसका सेकंड C2, मतलब सर ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये भी सारणिक के मान को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? सारणिक के मान को। मैं पहले बता चुका हूँ, यदि कोई अवयव और उसका सेकंड और बीच में प्लस का निशान आ जाए तो सारणिक का मान आता है, और सारणिक के मान को हम डेल्टा से लिख रहे हैं भाई। यहाँ ये गलत है सर, सर 0 लिख दो। ये गलत है सर, A3 के साथ A1 आ गया, A3 के साथ A2 आ गया, सर यहाँ पे भी 0। देखो A3 के साथ A3, B3 के साथ B3, C3 के साथ C3, सर ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये भी सारणिक का मान होगा। एक बार ये बता दो कि ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये स्टेप समझ में आ गई तो ये समझो कि
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलो तो अब समझो, डेल्टा 1 या डेल्टा डैश इज इक्वल टू, मेरे को बताना R1 के अंदर से क्या मैं डेल्टा कॉमन ले सकता हूँ, R2 के अंदर से डेल्टा कॉमन ले सकता हूँ, R3 के अंदर से डेल्टा कॉमन ले सकता हूँ। सर बिल्कुल ले सकते हैं भाई। देखो यहाँ डेल्टा कॉमन आ रहा है, जीरो के अंदर सब कुछ कॉमन होता है भाई, इस जीरो के अंदर भी सब कुछ कॉमन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से डेल्टा कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर से भी डेल्टा कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर से भी डेल्टा कॉमन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे R1 में से, R2 में से, R3 में से डेल्टा को बेनिस्ट लेने पर एक डेल्टा तो यहाँ से, एक डेल्टा यहाँ से, एक डेल्टा R3 में से, तो अंदर क्या बचा सर, अंदर बच गया 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अरे R1 के अंदर से डेल्टा कॉमन आ रहा है भाई, देखो इसमें भी डेल्टा है, जीरो में भी डेल्टा है, जीरो में भी डेल्टा है, क्योंकि जीरो में सब कुछ कॉमन होता है भाई। इसमें डेल्टा है, इसमें डेल्टा है, इसमें डेल्टा है, इसमें भी डेल्टा है, क्योंकि जीरो में सब कुछ डेल्टा है भाई। तो इसके अंदर से डेल्टा कॉमन, इसके अंदर से भी डेल्टा कॉमन, इसके अंदर से भी डेल्टा कॉमन, तो डेल्टा डेल्टा डेल्टा। और मैं पहले बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स के अंदर ऐसा होता है कि सभी अवयव के अंदर कॉमन होना चाहिए, और सारणिक के अंदर एक पंक्ति व एक कॉलम के अंदर से कॉमन आ सकता है भाई। ठीक है, तो अब मैं नीचे किसको मिटा रहा हूँ। अब समझना हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ गया सर डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा डेल्टा। तो मैं कह सकता हूँ कि सर डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा लिख देता हूँ, या डेल्टा क्यूब भी लिख सकते हो। इस सारणिक का मान निकालो, देखो इस अवयव के लिए 0, इस अवयव के लिए 0, इस अवयव के लिए सिर्फ ये आएगा, और जैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस सारणिक का मान 1 आने वाला है, और 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि सर डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, यानी डेल्टा 1 किसके इक्वल आ गया, डेल्टा स्क्वायर के। और अगर आपके याद हो तो ध्यान दो कि डेल्टा डैश है, जो डेल्टा 1 जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसको मैंने क्या मानना था, जो डेल्टा डैश है इसको मैंने फर्स्ट में क्या माना था, इसको मैंने माना था कि सर सहखंड का सारणिक है ये, सहखंड यानी A1 B1 C1, A2 B2 और C2, A3 B3 और C3। अरे यही तो मैंने डेल्टा डैश की जगह माना था, और यही मान इसकी जगह वापस लिख दिया। जैसे इसकी जगह वापस लिख दिया, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था भाई। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है। थोड़ा डिफिकल्ट भी था, थोड़ा लेंथी भी था, तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेना भाई। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, बाकी मल्टीप्लाई करना मैंने बता दिया। यदि दो पंक्ति को मल्टीप्लाई करना है तो पंक्ति का मल्टीप्लाई पंक्ति से होगा, इतना याद रखना। पंक्ति का पंक्ति से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से, दूसरी पंक्ति से, तीसरी पंक्ति से, फिर दूसरी पंक्ति का इसी तरीके से, फिर तीसरी पंक्ति का भाई। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जो अब की बार एग्जाम में आया था। अब की बार जो एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, और वो हमारी बुक का
एग्जाम्पल था भाई। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था वो, उदाहरण 4.1। देखो भाई ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 16 था भाई। वन प्लस ए, ये था 1 + a फिर 1 फिर 1, ये एग्जाम्पल था जो अब की बार एग्जाम में आया था। उसके बाद 1 + a 1 + b फिर 1 फिर 1 1 1 + c, और इसके इक्वल में आया था, इसके इक्वल में आया था a b c फिर ब्रैकेट लगा के 1 + 1/a 1/b 1/c। ठीक है, ये क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में आया था भाई। ठीक है भाई, a b c 1 + 1/a 1/b 1/c। यदि हम इनकी बात करें तो ये एग्ज़ाम में आया था अब की बार भाई, और ये जब हम क्लास पढ़ाते थे तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन करीबन 4 से 5 बार कराया कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सबको आना चाहिए। मॉडल पेपर बनाया उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था और बिल्कुल सिंपल सा है। देखो समझना मेरी बात को, जो मैं कहने की कोशिश करूँगा। 1/a 1/b 1/c आपको लेके आना है, सही बात है सर, हमें चाहिए, लेकिन सर इधर तो 1/a 1/b 1/c कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो सर क्या करें? तो भाई लेके आओ। कहाँ से लेके आओगे, समझना मेरी बात। 1/a कब आ सकता है? देखो आपके पास मैं ये रख दूं और मैं कहूँ कि भाई 1/a लेके आना है, तो आप क्या करोगे कि सर इन दोनों के अंदर से आप a कॉमन ले लो। अच्छा, a कॉमन लेने से सर क्या हुआ? भाई देखो इसके अंदर से a कॉमन नहीं आएगा, तो जिसमें से कॉमन नहीं आता है वहाँ नीचे लिखना पड़ेगा, बीच में प्लस फिर प्लस, a ये बाहर आ गया। तो मेरे को ये बता दो कि बताओ इसके अंदर 1/a और 1/a + 1 आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि सर R1 R2 R3 में से A B C उभयनिष्ठ लेने पर क्रम से लेना है। मतलब क्रम से का मतलब R1 के अंदर से A ही कॉमन लेना है, R2 के अंदर से B कॉमन लेना है, R3 के अंदर से C ही कॉमन लेना है। सर इससे क्या बेनिफिट हुआ? देखो इसके अंदर से आपने A कॉमन लिया, A बाहर आ गया। इसके अंदर से आपने B कॉमन लिया, B बाहर आ गया। इसके अंदर से आपने C कॉमन लिया, C बाहर आ गया। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर यहाँ 1 1 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले 0 बना लो। बिल्कुल बना सकते हो भाई 0, मैं मना नहीं कर रहा कि आप 0 मत बनाओ, बिल्कुल 0 बनाओ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा एक बार में ही आ जाए तो कॉमन, बहुत अच्छी बात है। ABC आ गया, कॉमन लेना भाई, यहाँ से A कॉमन लोगे तो एक में से नहीं आएगा तो 1/a, फिर प्लस A बाहर आ गया तो यहाँ 1। अब इस एक में से भी A कॉमन नहीं आएगा, लो भाई 1/a। इस एक में से भी A कॉमन नहीं आएगा, सर कॉमन नहीं आएगा तो नीचे लिख दो। एक में से देखो R2 के अंदर से आप B कॉमन ले रहे हो भाई, तो मेरे को बताओ इसके अंदर से B कॉमन तो आ ही नहीं रहा, तो सर 1/b लिख दो।
इस एक में से b कॉमन नहीं आ रहा तो सर 1/b, फिर प्लस सर b में से b कॉमन लोगे तो सर 1, एक में से b कॉमन नहीं आएगा सर 1/b लिख दो भाई। इस एक के अंदर से R3 के अंदर से आपको c कॉमन लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/c, 1/c और 1/c प्लस 1। ऐसा करने से ये समझो कि आपका आंसर आ गया। R1 में से a कॉमन लिया, क्यों लिया? क्योंकि यदि आपको 1/a लेके आना है तो आपको a कॉमन लेना ही पड़ेगा भाई। तो a कॉमन लिया, तो एक में से जब a कॉमन नहीं आएगा तो वो अपने आप 1/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। सर अब इससे क्या बेनिफिट हुआ? अरे बेनिफिट क्या, आपके आंसर आ गए मेरे भाई। देखो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी बात समझना। 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, मतलब सर ऐसा कर दो कि R1 को चेंज कर दो, R1 को जोड़ दो, R2 को जोड़ दो, R3 को जोड़ दो, R1 को जोड़ दो, R2 को जोड़ दो, R3 को। जैसे इन तीनों को आप जोड़ोगे, जैसे इन तीनों को आप जोड़ोगे तो बताओ ये आने वाला है कि नहीं आने वाला है? बताओ आने वाला है कि नहीं आने वाला? बिल्कुल आएगा भाई। देखो A B C ये बाहर है, तीनों को जोड़ के लिख रहा हूं भाई। इसको इसको और इसको जोड़ के लिखोगे तो देखो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इनको जोड़ के लिख दो। देखो 1 ये रहा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यानी यहाँ पे भी यही आने वाला है 1/b 1/c। अब आगे दिखाई नहीं देगा। 1 प्लस a 1 प्लस 1/b 1/c, इसका मतलब सर यहाँ पे भी यही आने वाला है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आपको पता है यही आने वाला है। ठीक है, ये आ गया। बाकी 1/b है, 1/b प्लस 1 1/b, फिर यहाँ क्या आने वाला है 1/c 1/c और 1 प्लस 1/c। इन तीनों को जैसे ही आप जोड़ोगे तो इन तीनों को जोड़ने पर आपके पास ये आने वाला है। और ये बताओ, अब इसके अंदर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ लिख देंगे R1 में से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c उभयनिष्ठ लेने पर। और जैसे ही आप उभयनिष्ठ लोगे तो ये समझो कि आपका आंसर आ गया। ठीक, देखना भाई। देखो आपके पास ABC पहले से है, ABC सर है, ये आप कॉमन ले लोगे यहाँ से, ये लो भाई 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो सर अंदर क्या बच गया? 1 1 1 1 फिर 1 फिर 1, मिटा देता हूँ। यही तो आंसर था। आंसर देखो हमारे आ चुके हैं भाई 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 1 प्लस 1/c। 0 लाने की कोशिश करो, आंसर आ गया। देखो 0 लाने की कोशिश करो, एक में से एक घटाओगे तो भी 0 आएगा, 1/c में से 1/c घटाओगे तो भी 0 आएगा। मतलब सर C1 में से C2 घटा दो तो आगे मेरे को C1 लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, या फिर लिख ही देता हूँ अभी। ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। जैसे ही आप घटाओगे तो देखो आपके पास क्या बचने वाला है। कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड को घटाना है भाई।
एक में से एक घटाओगे सर 0 आ गया। इसमें से इसको घटाओगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, 1/b प्लस का 1/b माइनस का कट गया, सिर्फ -1 बच गया। लो भाई 1/c में से 1/c घटाओगे सर यहाँ पे भी 0, बाकी क्या रह गया सर 1 फिर 1। एक साथ दो संक्रिया कर दूं, एक साथ दो कर सकते हैं ना, एक और कर लेते हैं। एक में से एक घटाओगे तब भी तो 0 आने वाला है भाई, तो घटाओ ना सर, कॉलम सेकंड को कॉलम थर्ड में से घटा दो, कॉलम सेकंड को भी चेंज कर दो। एक साथ दो ऑपरेशन कर सकते हो, दो संक्रिया कर सकते हो। सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर यहाँ आपने C1 को चेंज कर दिया है तो आप यहाँ C1 यूज नहीं कर सकते हो भाई। 1 में से 1 घटाओ 0, इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस ये कट गया, यानी यहाँ पे बच गया 1। इसमें से इसको घटाओगे तो ये कट गया, यानी यहाँ पे बच गया -1। फिर बच गया 1 1/b 1 + 1/c। ये लो भाई, ये आपका आंसर लो। अब क्या करने वाले हैं भाई हम, देखो a फिर b फिर c, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इस सारणिक का मान निकालना भाई। इसके लिए निकालने की आवश्यकता नहीं, 0 0 फिर -0, क्योंकि इसके लिए निकालने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए निकालोगे +1, R1 के अनुसार प्रसार कर रहा हूँ। इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो -1 1 0 -1। इसका मतलब है -1 फिर 1 0 फिर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। देखो a b c 1 + 1/a + 1/b + 1/c। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 -0 यानी 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और यही हमारा आंसर था। मतलब ये हुआ कि पहली 2 स्टेप में हमारे पास आंसर आ चुका था, पहली 2 स्टेप में हमारे पास आंसर आ चुका था। लेकिन उसके बाद भी हमने, देखो ये आंसर यहाँ पे ही आ गया था भाई, फिर भी हमने इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया। क्यों? ताकि हमारे पास 2 0 आ जाएं, और 2 0 आने पर जैसे ही आप प्रसार करोगे तो आपके पास सिंपल सा 1 बचेगा और उसकी वैल्यू 1 आई, तो यही आपका आंसर है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश की भाई पढ़ाने की, है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये एग्ज़ाम में आया था, अब की बार ही आया था 2019 में, 2019-20 लगा लो इसको, 2019-20 में आया था, ठीक है भाई। एक बार जो आज मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। थोड़े डिफ़िकल्ट भी थे, और मेरा सिर्फ मेन उद्देश्य ये है कि एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ना और घटाना आपको आना चाहिए। अगर आपको ये जोड़ना और घटाना आ गया तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, या तो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, या फिर 0 बन जाए, और 0 बनने के अलावा या हमारा कुछ ना कुछ आंसर आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। मोहित कुमार कल मत लेना क्लास सर। क्यों भाई मोहित, क्या बात? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ना।